नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सुनसान कमरे में एक शख्स स्टडी टेबल पर पीछे की ओर अपना सर टिकाकर बैठा हुआ था। उसकी आंखें इस वक्त बंद थी। वो काफी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और एक आदमी अंदर आते हुए सिर झुकाकर डरी हुई आवाज में बोला, मैडम, हमारे सभी आदमी लापता है। हमें यह तो नहीं पता चला कि वह लड़की कैसे बच गई, लेकिन हमारे भेजे हुए लोगों का कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे वह लोग कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। वही उस आदमी की बात सुनकर उसे अनजान औरत की मुठिया कस गई। वह गुस्से में पूछती है, उस खुफिया गार्ड्स का क्या हुआ जो उसका पीछा कर रहा था? यह सुनकर वह आदमी डरते हुए बोला, मैडम, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन वह अभी भी जिंदा है। यह सुनकर वह औरत गंभीर आवाज में बोली, ढूंढो उसे, वह उनके हाथ जिंदा नहीं लगना चाहिए। जरूरत पड़े तो उसे मरवा देना। ये कहते हो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। वही यह सुनकर वह आदमी डरते हुए बोला, जी मैम। इतना बोलकर वह वहां से डरते हुए बाहर जाने लगा। तभी वह औरत थोड़ी कड़क आवाज में पूछती है, उस लड़की और जिंदल खानदान के बेटों के बीच क्या बातचीत हुई? यह सुनकर वह आदमी डरते हुए बोला, मैडम, हम इस बारे में पता नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वह होटल रावत अंपार के अंदर आता है और आप जानती है कि उनकी सिक्योरिटी कितनी टाइट है। यह सुनकर वह औरत गुस्से में मुठिया करते हुए बोली, मुझे किसी भी हालत में जानना है कि उनके बीच क्या बातचीत हुई। जाओ, जाकर पता करो, वरना यह वापस मत आना। इतना बोलकर वह अपने हाथ में एक पेपर वेट उठाकर उसे आदमी की ओर फेंकती है। वह आदमी उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह भारी पेपर वेट उस आदमी के कंधे पर लगता है। वह दर्द से कराहते हुए अपने घुटनों पर आकर डरी हुई आवाज में बोला, जी मालकिन, मैं अभी जाकर पता करवाता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, अभी पता चल जाएगा। इतना बोलकर वहां से चला गया। उसके जाते ही वह औरत वापस चेयर के पीछे टेक लगाते हुए गंभीर आवाज में बोली, आखिरकार खेल शुरू करने का वक्त हो ही गया। इतना बोलकर वह तिरछा मुस्कुरा देती है। कपूर मेंशन में दूसरी ओर कपूर मेंशन की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थे। राजेश कपूर से अब तक सब कुछ हो चुका था और उनके गुस्से का पर अब बहुत ज्यादा हाई था, क्योंकि वह आते ही घर में तोड़फोड़ मचाने लगे थे। उन्हें अपने गुस्से पर काबू ही नहीं रखा जा रहा था। उसने सालों तक इस कंपनी को पाने के लिए कितने मेहनत की, यहाँ तक कि उसने कई साजिशें रची, चालें चली और लंबा इंतजार किया, फिर भी आखिरकार उसे कंपनी से निकाल दिया गया। यह एहसास उनके अंदर इतना गुस्सा पैदा कर रहा था कि आज वह किसी का मर्डर करने से भी पीछे नहीं हटेगा। उसका इतना गुस्सा देख मेंशन का स्टाफ भी उससे दूर भाग रहा था। वह भी उसके आसपास नहीं घूम रहा था। तभी वहां पर रवीना कपूर आती है और अपने पति को इतने गुस्से में देख डरते हुए बोली, क्या हुआ राजेश, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्या कुछ गलत हुआ है? वहीं उसकी बात सुनकर राजेश कपूर गुस्से में उसका गला पकड़ते हुए दांत पीसकर बोला, यह सब कुछ तुम दोनों बेवकूफ माँ बेटी की गलतियों की वजह से हुआ है। मैंने इतने साल यह सब कुछ प्लानिंग की। मैंने क्या कुछ नहीं किया कपूर खानदान को अपना बनाने के लिए और कपूर इंडस्ट्री को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए, लेकिन आज एक झटके में तुम दोनों की बेवकूफों की वजह से सब कुछ चला गया। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि क्यों मैंने तुम दोनों बेकार माँ बेटी का साथ दिया। इससे तो अच्छा मैं अनाया को ही अच्छे से पाल पोस कर बड़ा कर लेता है। वह खुशी खुशी सब कुछ मेरे पास ही रहने देती। वही अपने पति की बात सुनकर और उनके हाथों की पकड़ अपनी गर्दन पर कसता देख रवीना कपूर की सांस फूलने लगी थी। उसकी आंखें दर्द की वजह से बंद हो रही थी और वह छटपटाते हुए राजेश कपूर से छूटने की कोशिश कर रही थी। वही दूर किसी एक कमरे में एक इंसान यह नजारा अपने कंप्यूटर में देख रहा था और दिल ही दिल रवीना कपूर को तड़पता देख खुश हो रहा था। यह कोई और नहीं, हमारी हीरोइन अनाया थी, जिसे थोड़ी देर पहले धनंजय ठकराल का फोन आया था और उसने राजेश कपूर के कंपनी से निकाले देने की खबर सुनाई थी, जिसे सुन अनाया समझ गई थी कि राजेश कपूर इन सब का गुस्सा अब उस माँ बेटी पर निकलेगा। इसीलिए उसने फोन काटकर सीधे ही कपूर मेंशन की सीसीटीवी फुटेज शुरू कर दी और जैसा उसे शक था वैसा ही वहां हो रहा था। उसे पता था राजेश कपूर किसी का आग नहीं है, उसे बस अपनी लालच की परवाह है। उसके आगे उसे कुछ नहीं दिखता। यह बात को अपने पिछले जन्म में ही देख चुकी थी, इसीलिए रवीना की ऐसी हालत देख वो दिल से खुश हो रही थी। वही रवीना अभी भी दर्द से तड़प रही थी और राजेश कपूर अपने हाथों की पकड़ और मजबूत करे जा रहा था।
अब रवीना कपूर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने एक झटके में राजेश कपूर को धक्का दिया और लंबी लंबी सांसें लेते हुए वहीं सोफे पर गिर गई और थोड़ी धीमी आवाज में बोली, यह आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप भूल रहे हो कि वह आपकी बेटी है और हमने कुछ नहीं किया। आप ही यही चाहते थे कि विशाल और जानवी की सगाई हो। आप ही इस प्लान में शामिल थे। वही यह सुनकर राजेश कपूर गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, बस बहुत हुआ, बकवास करना बंद करो। तुम्हें पता भी है आज क्या हुआ? मुझे कंपनी से सीईओ की पोस्ट से निकाल दिया गया। ऊपर से मेरे पास कपूर खानदान के 1% भी शेयर नहीं है। इसका मतलब अब कपूर इंडस्ट्री से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और यह सब कुछ तुम दोनों बेवकूफ औरतों की वजह से हुआ। अगर तुम दोनों औरतें मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मेरी जिंदगी और सुकून से गुजरती। वही उनकी बात सुनकर रवीना कपूर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था। जिस कपूर इंडस्ट्री पर वह इतना घमंड करती थी और उसके मालकिन बनने का दावा करती थी, आज वो उसके हाथ से चली गई थी। वह पागलों की तरह अपने बाल खींचते हुए नामे सिर हिलाकर बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जरूर झूठ बोल रहे हैं। मैं कपूर इंडस्ट्री की मालकिन हूँ। आप उनके इकलौते मालिक। आप जरूर कोई मजाक कर रहे हैं। यह सुनकर राजेश कपूर गुस्सैल आवाज में सोफे पर बैठते हुए बोले, काश यह कोई मजाक होता। मैं भी यही चाहता था, लेकिन अब वह इंडस्ट्री हमारे हाथ से जा चुकी है। मिस्टर सिंघानिया ने सभी शेयर होल्डर को धमकी दे दी है कि अगर किसी ने भी मेरा साथ दिया तो वह कपूर इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लेंगे। और सिंघानिया खानदान के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है एक इंडस्ट्री को टेक ओवर करना। वह अब हमें बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि उसके रिलेशन गीता कपूर के साथ बहुत अच्छे थे। वह उन्हें अपनी बेटी की तरह मानते थे। लेकिन तुम लोगों ने जो अनाया के साथ किया, उसके बाद उनका भरोसा हम पर से उठ गया और उन्होंने इतनी बड़े डिसीजन ले लिया। यहाँ तक कि वह धनंजय ठकराल, गीता का चमचा, भी उसी का साथ दे रहा है। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है और जो कुछ शेयर होल्डर हमारे साथ थे वह भी अब हमारा साथ देने के लिए मना कर चुके हैं। वहीं उनकी बातें रवीना कपूर पर बम की तरह फट रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था अपने पति की बातों पर, इसलिए वो नामे सिर हिलाने लगी और किसी पागल की तरह बोली, ऐसा नहीं हो सकता। वह सब कुछ मेरा है, मेरी बेटी का। दूसरी ओर अनया, जो यह सब देख रही थी, उसे दिल से सुकून मिल रहा था। पिछले जन्म में वो भी बहुत तड़पी थी जब रवीना उसकी माँ की चीजों पर अपना हाथ साफ करती थी और हर जगह गीता कपूर को ही बदनाम करती थी। फिर भी अनाया अपने पिता के प्यार को पाने के लिए चुप रह जाती थी। यह सब याद कर उसे खुद पर गुस्सा आता है और उसकी आंखें भी नाम हो जाती है। तभी अनाया का ध्यान एक आवाज से टूटता है, क्या कर रही हो बीवी? उसके साथ ही हर्षवर्धन चलकर अनाया के पास पहुंच गया और उसे साइड से पकड़ते हुए कंप्यूटर बंद कर देता है। यह देख अनाया उसे प्यारी बच्चों जैसी आंखों में पानी की बूंदें समाये अपने पति को देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो, सीसीटीवी बंद क्यों किया? उसके कहने का मतलब समझ। हर्षवर्धन उसे सुलाते हुए बोला, तुम बीमार हो और मेरी जान, तुम्हें आराम की जरूरत है। फिर धमकी देने के अंदाज में बोला, और अगर तुम नहीं सोई तो फिर मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। इतना बोल वो अपने हाथों को उसके शरीर पर फेरने लगा, जिसे महसूस कर अनाया तुरंत आंखें बंद कर लेती है और ऐसे सोने का नाटक करते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है। फिर दिल ही दिल गहरी सांस लेते हैं और मन ही मन बोली, बच गई, वरना अभी बेशर्म हब्बी शुरू हो जाते। क्या प्लान करेगी रवीना आगे? और कैसे राजेश कपूर अपनी कंपनी वापस लेगा? और क्या होगा जानवी यह सब जानेगी। कपूर मेंशन में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि कपूर खानदान में रवीना कपूर को कंपनी के हालात के बारे में पता चल चुका था और वह तकरीबन पागलों की तरह अपने बालों खींच रही थी। उसे अपने हाथों से सब कुछ जाता हुआ नजर आ रहा था। वह अपने पति की ओर देखकर थोड़ी परेशान आवाज में बोली, ऐसा नहीं हो सकता। आपने मेहता परिवार से बात की? विशाल जरूर हमारी मदद करेगा। आखिरकार उसने हमारी बेटी जानवी से सगाई की है, वह उनकी होने वाली बहू है। वह हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यह सुनकर राजेश कपूर को थोड़ी उम्मीद मिली। वह अपनी बीवी की ओर देखकर थोड़ा गंभीर होकर बोला, तुमने सही कहा, हमने उनसे बात करनी चाहिए। मैं इस बारे में सोचा ही नहीं। विशाल और जानवी की सगाई हुई है, वह हमारा साथ जरूर देगा। यही सोचते हुए राजेश कपूर ने फोन उठाया और विशाल को फोन लगा दिया, लेकिन विशाल का फोन अभी भी बंद ही आ रहा था। याद देख, वो परेशान होकर बोला, उसका फोन नहीं उठ रहा।
यह सुनकर रवीना कपूर थोड़ी परेशान होकर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, आप फिर से ट्राई कीजिए, वह जरूर बिजी होगा। राजेश भी अपनी बीवी की बात मानकर विशाल को फोन वापस लगाने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई फोन नहीं उठा रहा था। तभी वहां राजेश कपूर का सेक्रेटरी दौड़ते हुए आया और परेशान होकर बोला, बॉस, मेहता परिवार ने हमारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का डिसीजन ले लिया है। वही यह सुनकर राजेश कपूर परेशान हो गया और वह थोड़ी गुस्सेल आवाज में बोला, ऐसा नहीं हो सकता, वह हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। रवीना कपूर भी थोड़ी परेशान होकर बोली, तुम्हें जरूर सुनने में कोई गलती हुई है, वह हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वह हमारे होने वाले समधी है, वह जरूर हमारा साथ देंगे। यह सुनकर वह सेक्रेटरी सर झुकाकर बोला, बॉस, मेहता परिवार ने यह खुद किया है, उसका रीजन तो हमें नहीं पता चला, लेकिन यह बात पक्की है कि मेहता परिवार कपूर खानदान से रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वही यह सुनकर रवीना तो और पागल हो गई। उसे अपनी बेटी का फ्यूचर खतरे में नजर आने लगा। उसे सभी चीजों के लिए सिर्फ एक ही इंसान गुनहगार नजर आ रहा था, और वह थी अनाया। अब उसकी आंखों में खून उतर आया था। अगर अनाया अभी उसके सामने होती तो वह उसे जिंदा जमीन में गाड़ देती। वह नफरत भरी आवाज में बोली, यह सब कुछ उस बदचलन लड़की की वजह से हुआ है। तभी उन सब के कानों में हल्की टिकटक की आवाज आई। सामने गेट से जानवी कपूर आ रही थी। उसका चेहरा थका हुआ था और उसके बाल हल्के से बिखरे हुए थे। देखकर ही कोई कह सकता था कि वह दर्द में है। अब उसके दर्द में होने की वजह क्या है, वो तो हमारे रीडर बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसने पिछली रात किसके साथ गुजारी। लेकिन अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर रवीना कपूर परेशान होकर उसके पास जाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो और इतनी परेशान क्यों हो। जानवी कुछ खास जवाब नहीं देती और शांत आवाज में बोली, कुछ खास नहीं, वह मैं किसी काम से बाहर गई थी और मेरी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं थक चुकी हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर रवीना उसे पास बिठाते हुए सर सहलाकर बोली, बेटा, इतना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद का भी ख्याल रखना चाहिए। इतना बोलकर वह उसे एक नजर देखने लगी। उसकी नजरें उसकी गर्दन पर काटने के निशान पर गई। यह देखकर वह समझ गई कि उसकी बेटी किस काम के लिए बिजी थी। उसने उसके बाल आगे करते हुए उस निशान को छुपा दिया ताकि राजेश कपूर की नजर उस निशान पर न पड़े। रवीना कपूर ऐसी औरत थी जो अपने फायदे के लिए अपनी बेटी को किसी के बिस्तर पर जाने की सलाह भी देती थी, तो उसके लिए यह है काम सी बात थी। लेकिन राजेश कपूर ऐसा नहीं था। वह अपने सारे गंदे काम अपने पति से छुपा कर करती थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि जानवी का यह चेहरा उसके पति के सामने आए। तभी राजेश कपूर उसे बीच में रोकते हुए गुस्सैल आवाज में बोली, जानवी, तुम्हें विशाल से बात करनी चाहिए, वह हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उसने हमारे साथ सारे कांटेक्ट खत्म कर दिए। अभी हमें मेहता परिवार की सपोर्ट की जरूरत है। मैं पहले ही कपूर इंडस्ट्री से बाहर निकाला जा चुका हूँ। अगर हमें मेहता परिवार का सपोर्ट नहीं मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यह सुनकर जानवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तो लग रहा था कि कल रात इतनी बुरी उसे गुंडे के साथ गुजारने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन उसे नहीं लगा था कि असली परेशानियां तो अब शुरू होगी। अपने पिता की बात सुनकर जानवी नामे सिर हिलाते हुए बोली, डैड, आप जरूर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। भला आपको अपनी ही कंप्लीट से कौन बाहर निकाल सकता है, वह आपकी अपनी कंपनी है। यह सुनकर राजेश कपूर मुठिया करते हुए बोला, यह तो तुम लोग भी जानते हो कि वह हमारी कंपनी नहीं है। हमने इतने साल उस कंपनी पर कब्जा करके रखा था और अपनी एक अच्छी पहचान बनाई थी, लेकिन तुम दोनों की बेवकूफ की वजह से वह सब कुछ हमने गवा दिया। अब तुम्हारे पास आखिरी मौका है, कुछ भी करो, लेकिन मेहता खानदान को अपनी ओर रखो ताकि हम उस कंपनी को वापस पा सके। इतना बोलकर वह अपनी जगह से खड़े होते हुए अंदर चले गए। जाते हुए उन्हें बिना पीछे मुड़े उन्हें वार्निंग देना नहीं भूले और कड़क आवाज में बोले, यह तुम दोनों की आखिरी गलती है। अगर तुम दोनों ने आगे चलकर कोई ऐसी गलती की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम दोनों का मुझसे कोई रिश्ता भी है। इसीलिए आगे से ऐसी कोई बेवकूफी मत करना और अनाया के साथ कोई मेस क्रिएट मत करना ताकि हमें वह कंपनी वापस मिलने के कोई चांसेस रहे। इतना बोलकर वह गुस्से में वहां से चले गए। वहीं उनकी बात सुनकर पीछे बैठी हुई माँ बेटी गुस्से से पागल हो गई। रवीना अपनी बेटी को समझाते हुए बोली, बेटा, जाओ, जाकर विशाल को मनाओ। अगर वह नहीं माना तो हम सब कुछ खो देंगे।
इतना बोलकर वह रोटी रोटी सब कुछ बता देती है, जो भी उस पता था। सब कुछ सुनने के बाद तो जानवी के अंदर भी एक डर पनपने लगा था। वह खुद को कपूर खानदान की प्रिंसेस मानती थी, और भला कपूर इंडस्ट्री को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। उसने गहरी सांस लेकर बोली, मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। क्या जानवी कंपनी में वापस घुस पाएगी? और क्या आगे चलकर विशाल को जानवी मना पाएगी? अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि कपूर परिवार की हालत कुछ ठीक नहीं थे। जानवी को भी कपूर इंडस्ट्री में जो कुछ भी हुआ उससे बारे में पता चल गया। लेकिन रवीना जानती थी कि इस वक्त हालात काफी बिगड़ चुके थे। वह अपने पति की धमकी को याद करते हुए मन ही मन बोली, अब मुझे ही कुछ करना होगा। इतना बोलकर वह इधर उधर एक नजर देखती है और किसी को एक मैसेज कर देती है। फिर अपनी बेटी की ओर देखकर प्यार से बोली, बेटा मैं कुछ काम करने के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और थोड़ी देर आराम कर लो, तुम काफी थकी हुई नजर आ रही हो। इतना बोल कर वहां से चली गई। उसने बाहर जाकर ड्राइवर को अपने साथ आने से मना कर दिया और बाहर जाकर एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर कपूर मेंशन से निकल गई। वो इस वक्त काफी डरी हुई थी और उसके चेहरे पर काफी घबराहट थी। थोड़ी ही देर में कर एक सुनसान कैफे पर जाकर रुकती है। उस कैफे के आसपास काफी कम भीड़ भाड़ थी। रवीना उस टैक्सी से निकलकर उस कैफे के अंदर चली जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह इलाका वो बहुत अच्छे से पहचानती हो। वह इधर उधर नजरें चुराते हुए देख रही थी कि कहीं कोई उसे पर नजर तो नहीं रख रहा है। ऐसे ही चलते हुए कैफे के प्राइवेट कमरे में चली जाती है। वह कैफे एक प्राइवेट कैफे था जहां पर लोग हमेशा क्वालिटी टाइम बिताने के लिए आते थे, इसलिए वहां के प्राइवेट कमरे में काफी अच्छे फीचर्स थे। हालांकि यह काफी फेमस नहीं था, लेकिन अक्सर अमीर लोग शांति की खोज में यहाँ आया करते थे। जैसे ही रवीना कपूर उस कमरे में गई, उसे कमरे की लाइट हल्की डिम हो गई और सामने बड़ी सी टीवी स्क्रीन चल पड़ी। ऐसा होते ही रवीना डरते हुए नजर उठाकर सामने देखती है तो सामने एक बड़ी सी स्टडी टेबल के पास एक रोलिंग चेयर पर एक औरत बैठी हुई नजर आ रही थी। लेकिन उसके स्टडी रूम में इतना अंधेरा था कि उस औरत का चेहरा स्क्रीन पर साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। रवीना कपूर उसे देखकर डरते हुए कांपने लगी, क्योंकि वह औरत कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी। वह जानती थी कि यह कितनी क्रूर है। वह परेशान आवाज में बोली, मुझे आपकी मदद चाहिए। वह औरत जो गौर से रवीना कपूर को देख रही थी, वह ठहाका मारकर हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम यह कहने के लायक भी हो कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए? लगता है तुम्हें हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। यह सुनकर रवीना कपूर डरते हुए हाथ जोड़कर बोली, प्लीज मेरी मदद कर दो। मैंने आपकी बहुत बार मदद की है, जैसा आपने कहा मैंने किया। मैंने आपकी हर साजिश में साथ दिया। मुझे आपकी सच में मदद चाहिए। यह सुनकर वह औरत हंसते हुए बोली, तुम्हें मेरी मदद चाहिए, लेकिन तुमने मेरे दिए हुए आदेश को अनसुना किया। मैंने तुम्हें सालों पहले कहा था कि उस लड़की को मेरे रास्ते से हटा दो। मुझे वह जिंदा नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें कपूर खानदान की जायदाद का कुछ ज्यादा ही लालच था, तो तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया। यह तुमने गलत किया। इतना बोलकर वह औरत अपने हाथों में पकड़ी हुई पेन को कुछ इस तरह से घुमाने लगी जैसे वह स्क्रीन से ही रवीना कपूर की गर्दन में वह पेन घुसा देगी। यह देखकर रवीना कपूर डर का यह घूंट नीचे उतारते हुए डरी हुई आवाज में बोली, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश की थी, लेकिन मेरे पति नहीं माने, और आप जानती है कि मैं राजेश के खिलाफ जाकर कुछ काम नहीं कर सकती। यह सुनकर वह औरत उसे घिन भरी नजरों से घूरते हुए बोली, बकवास करना बंद करो। क्या तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आती हूँ? तुमने इतनी सारी साजिश में मेरा साथ दिया, यहाँ तक कि तुमने गीता कपूर को मारने की साजिश में भी मेरा साथ दिया। तब तो तुमने अपने पति के बारे में नहीं सोचा, तुम उसके खिलाफ जाकर मेरे साथ दे रही थी। जब बात उस लड़की की आई तो तुम्हें तुम्हारे पति ने रोक लिया। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ? यह सुनकर रवीना कपूर डरते हुए बोली, माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन मैं थोड़ी लालच में आ गई थी और मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। मैंने काफी मेहनत से यह सब कुछ हासिल किया है। यह सुनकर वह औरत इस तरह पेन घुमाने हुए बोली, मेहनत से या साजिश से और लोगों को रास्ते से हटाकर। यह सुनकर रवीना कपूर की मुठिया कट गई, क्योंकि यह सच था। वह एक मामूली सी औरत थी जिसके पास धन की नौकरी तक नहीं थी। वह छोटे से परिवार की लड़की थी जिसे अपने ही परिवार में कोई इज्जत नहीं देता था। उससे बड़े बड़े ख्वाब देखने का शौक था, लेकिन उसके पास कोई टैलेंट नहीं था, ना ही वह पढ़ाई में अच्छी थी।
ना ही वह इतनी अच्छी दिखती थी कि वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी काबिलियत थी। वह थी लोगों को मैनिपुलेट करने की और सजीसे से रचने की। उससे भी ज्यादा लोगों को बिस्तर पर खुश करना बहुत अच्छे से जानती थी। उसने यही टैलेंट से कई सारे लोगों को अपनी जाल में फंसाया था। आखिरकार उसे अपना एक अच्छा टारगेट मिल गया। वह था राजेश कपूर, और वह उसके साथ रहकर एक इज्जतदार अमीर औरत की जिंदगी जीना चाहती थी। इस लालच में उसने अनाया को जिंदा छोड़ दिया। दूसरी ओर वह औरत गंभीर आवाज में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, उसे रास्ते से हटा दो। यह सुनकर करीना कपूर गंभीर आवाज में बोली, इतना आसान नहीं है। मेरी बेटी ने भी कोशिश की थी और मैं भी एक बार कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन वह बच जाती है। उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कई सारी चीज उसके बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए उसे रास्ते से हटाने में। यह सुनकर उस औरत की आंखें भी लाल हो गई, क्योंकि वह जानती थी रवीना कपूर गलत नहीं कह रही है। उसकी खुद की 2 टीम मारी गई, वह भी इतनी बुरी तरह से कि अब उस टीम का वजूद ही मिट चुका था। यहाँ तक कि उनकी दर्दनाक मौत के बारे में जब उसे पता चला था, तो उसे भी एक पल के लिए डर लग गया था। वह गहरी सांस लेकर रवीना कपूर को देखते हुए बोली, ठीक है, अभी तुम जाए, तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें बता दूंगी, और उसके बारे में हो सके उतनी डिटेल इकट्ठा करके मुझे भेजो। इतना बोलकर वह औरत स्क्रीन बंद कर देती है। स्क्रीन बंद होते ही रवीना कपूर एक राहत की सांस लेती थी। थोड़ी ही देर में रवीना कपूर, जो कैफे में आराम से बैठी हुई थी, उसके पास एक आदमी आता है जिसे काफी अलग तरह का यूनिफॉर्म पहना था। वह डरावना सा आदमी एक छोटी सी चिप रवीना कपूर की ओर बढ़ाते हुए बोला, मैडम ने कहा है इसे उस लड़की के सामान में फिट कर दो जिसे वह हमेशा पहन कर रखती हो। आगे क्या करना है वह मैडम देख लेंगे। रवीना कपूर भी उस चिप को हाथ में लेते हुए शैतानी मुस्कान के साथ मन ही मन बोली, अब तुम नहीं बचोगे। बहुत उछल लिया तुमने और बहुत दर्द दे दिया मेरी बेटी को। इतना बोलकर वह भी वहां से चली गई। क्या रवीना कपूर कमियां होगी अपनी चाल में? और कौन थी वो रात? क्या अनाया बच पाएगी साजिश से? मिलिट्री कैंपस में अन्य से मीटिंग करने के बाद दोनों भाई मिलिट्री कैंपस के अपने क्वार्टर में बैठे हुए थे। उन दोनों के चेहरे पर काफी अलग अलग एक्सप्रेशन थे। वह दोनों ही इस वक्त काफी परेशान नजर आ रहे थे। आकाश जिंदल बेचैन होकर बोला, भाई आपको क्या लगता है जो डॉक्टर ऐना ने कहा वह सच था? आकाश की बात सुनकर हर्षद जिंदल थोड़ा गंभीर होकर बोला, तुम्हें बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पता लगवाया है, अब तक उसने जो भी कहा वह सच है। सच में हम पर नजर रखी जा रही है, लेकिन मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा इन सब के पीछे कौन है, क्योंकि इस बारे में मैं भी पता नहीं कर पा रहा हूँ। और जितना मैं हर्षवर्धन के बातें सुनी, मुझे इतना तो समझ आ गया है कि इन सब के पीछे जो भी है वह हमारे बहुत करीब है, और अगर हमने खुलकर छानबीन शुरू की तो हो सकता है बात हमारे हाथ से निकल जाए। यह सुनकर आकाश जिंदल गुस्से में बोला, लेकिन बात क्या है? हम किस चीज का पीछा कर रहे हैं हमें यह भी नहीं पता। तो हर्षद जिंदल गंभीर आवाज में बोला, यह सब कुछ हमारी बुआ से रिलेटेड है। सालों पहले हमारी बुआ हमसे दूर हो चुकी है। मैंने पता किया था, इन सब के पीछे दादाजी के दुश्मनों का हाथ था। वह दादाजी को झुकना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दादाजी की कमजोरी पर हाथ डाला। हमारे खानदान में कई पीढ़ियों से कोई बेटी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन हमारी दादी ने एक बेटी को जन्म दिया है, जो जिंदल खानदान की सबसे छोटी प्रिंस थी और जिंदल खानदान की जान भी। लेकिन दुश्मनों ने उन्हीं को अपना निशाना बना लिया और दादाजी से दूर कर दिया। मैं यह तो नहीं पता कर पा रहा हूँ कि वह जिंदा है या मर चुकी है, लेकिन यह जो कुछ भी है वह उनसे रिलेटेड है। यह सुनकर आकाश जिंदल थोड़ा गंभीर होकर बोला, हमें इस बारे में दादाजी से बात करनी चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ अनहोनी होने का डर लग रहा है। यह सुनकर हर्षद जिंदल उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं हर्षवर्धन को जानता हूँ। वह मेरा दोस्त है और हम सालों से काफी क्लोज रिलेशन में रहे हैं। वह भले हमसे नाराज है, वह हमारे परिवार को नुकसान होने तक की नौबत नहीं आने देगा। मुझे पता है वह बहुत कुछ जानता है, लेकिन बस हमसे नाराज है, या फिर कह सकते हैं कि वह किसी चीज से टूटा हुआ है, इसीलिए वह हमारी मदद नहीं कर रहा है। यह सुनकर आकाश जिंदल गंभीर होकर बोला, लेकिन फिर भी भाई हमें इन सब के बारे में पता तो करवाना होगा।
और डॉक्टर एना का हमसे क्या रिलेशन है, और वह हमारे डीएनए किसके साथ मैच करवाना चाहती है, आखिर बात क्या है। यह सुनकर हर्षद जिंदल गंभीर होकर बोला, तुम चिंता मत करो, हम इस बारे में दादाजी से बात करेंगे, हमें जरूर कुछ न कुछ पता चलेगा। वह दोनों ही इस बात से अनजान थे कि कोई है जो उनकी बातें सुन रहा है। दूर खिड़की के पास खड़ा हुआ एक आदमी जो कब से इन दोनों की बातें सुन रहा था, वह वहां से इधर उधर देखता है, कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा, और तसल्ली मिलने के बाद वह अकेला है, वह वहां से बाहर जाने लगा। वह किसी को इन्फॉर्म करना चाहता था, लेकिन उस शख्स को यह नहीं पता था कि उसकी नज़र पर भी किसी की नजरें गड़ी हुई है। वह जैसे ही मिलिट्री कैंपस से बाहर निकाला, एक तेज कार आकर उसके पास रुकी, और उनमें से 2 लोग बाहर निकले और उस आदमी को कार में डाल दिया, और वह कार लेकर वहां से निकल गया। इन सब से अनजान अभी भी जिंदल ब्रदर्स भाइयों अंदर अपनी ही डिस्कशन में जुड़े हुए थे। हर्षवर्धन के घर में दूसरी ओर हमारा हीरो हर्षवर्धन अपनी बीवी को गोद में लिए हुए बालकनी में बैठा हुआ था, और वहां पर बैठे हुए बालकनी से ही गार्डन के नज़ारे का लुत्फ उठा रहा था। वही उसकी गोद में बैठी हुई अनाया रूठी हुई बच्चों की तरह हर्षवर्धन को घूर रही थी, क्योंकि हर्षवर्धन जब से उसे गोली छूकर निकली थी तब से ही उसे गोद में लिए घूम रहा था। पहले तो वह कभी कभार उसे नीचे छोड़ देता था जब वह चोट लगाकर घर आई थी, लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सनकी की तरह पजेसिव हो गया था। वह खुद भी काम पर नहीं जाता था और अनाया को भी अपनी जगह से हिलने नहीं देखा था। एक दिन हो चुका था और उसने अनाया को अपनी गोद से नीचे नहीं उतारा था, यहाँ तक कि उसने रात को भी अनाया को अपने ऊपर ही लेटा रखा था। इसलिए सुबह से वह फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। उस बीच उसे यह भी पता चल चुका था कि राजेश कपूर को कंपनी से बाहर फेंक दिया गया है, अब वह सीईओ नहीं रहा। यह सब कुछ सुनकर तो वह काफी खुश हो रही थी, लेकिन हर्षवर्धन की हरकतें उसे इरिटेट परेशान कर रही थी। वह बाहर फूलों को देखते हुए हर्षवर्धन को छेड़ने के अंदाज में बोली, वैसे हस्बैंड, आपको नहीं लगता कि आपको ज्यादा ही चिपकू हो रहे हैं? आपने मुझे कल से अपनी गोद से नहीं उतरा है, कहीं मेरी आदत ना बिगड़ जाए और आपको बाद में पछताना ना पड़े। यह सुनकर हर्षवर्धन बाहर गार्डन से अपनी नजरें हटाकर अपनी बीवी को घूरता है, फिर उसके होठों पर होंठ रखकर उसे एक स्मूच देता है और उसके होठों को अपने दांतों के बीच फंसाकर खींचने के बाद गहरी आवाज में बोला, मैं अपनी बीवी को पूरी जिंदगी अपने गोद में उठाकर घूम सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हो सकती है, मेरी बीवी ही एक दिन मुझसे थक जाए। यह सुनकर अनाया के चेहरे पर शर्म सी आ गई। अनाया को शर्माते देख हर्षवर्धन उसे देखते हुए छेड़ने के अंदाज में बोला, वैसे बीवी तुम इतनी बड़ी प्लानिंग बिना किसी चीजों के कर लेती हो, लेकिन मेरी बाहों में आते ही मुझसे सिमट जाती हो, इरादा क्या है? यह सुनकर अनाया उसको घूरते हुए बोली, कोई इरादा नहीं है, तुम ही बस मुझे कल से परेशान कर रही हो। तभी हर्षवर्धन का फोन बजता है तो उन दोनों के प्यारे मोमेंट बिगड़ जाते हैं। हर्षवर्धन फोन उठाकर कान पर रखते हैं, हुए कठोर लहजे में बोला, क्या काम है? सामने से उसका सेक्रेटरी कुछ बताता है। सारी बात सुनकर हर्षवर्धन एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, ठीक है, अपनी नजरें ऐसे ही बनाए रखना, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। इतना बोलकर वह फोन रख देता है। वही उसके चेहरे की चमक देखकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, क्या हुआ हस्बैंड, आप कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो, और वैसे भी तुम्हारे चेहरे पर इस वक्त शैतानी भाव है, सच सच बताओ बात क्या है? तो हर्षवर्धन उसे छेड़ते हुए बोला, ठीक है, मुझे पहले रिवॉर्ड पुरस्कार दो, बाद में मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। इतना बोलकर वह अपना गाना आगे कर देता है। अनाया उसे पहले तो बुरी तरह घूरती है, क्योंकि वह इतने सीरियस मौके पर भी इतनी पचकानी हरकत कर रहा था, लेकिन फिर एक लंबी गहरी सांस लेती है, क्योंकि उसे पता था उसका पति कितना जिद्दी है। उसके गालों पर चूमते हुए बोली, ठीक है, बताओ क्या बात, और क्या चल रहा है आपके इस शैतानी दिमाग में? हर्षवर्धन पर फोन पर क्या पता चला था, और कौन नजर एक रहा था जिंदल भाइयों पर, और क्या होगी अनाया की नई चाल? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।